हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम सीटेट जुलाई 2019 का पेपर 2 सॉल्व करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम सीडीपी की क्वेश्चंस देख रहे हैं जो एनसीएफ 2005 से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड, जो कि डायरेक्टली भी पूछ लेते हैं, कभी कभी इनडायरेक्टली भी पूछ लेते हैं। तो एक सीरीज़ जब हमने करी है एनसीएफ 2005 की, उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके साथ क्वेश्चंस शेयर करूंगी और ईयर वाइज जो भी हुए हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 2019। दिसंबर 2019 का पेपर 1 एंड पेपर 2 ऑलरेडी हम लास्ट वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम जुलाई 2019 का पेपर 2 सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से हम सारे क्वेश्चन पेपर देखेंगे 2011 तक जितने भी हुए हैं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए, अच्छा एक बात और कि हर एक क्वेश्चन को आपका आंसर जानने से पहले आप खुद आंसर करने की कोशिश करिए, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा। अगर आपने एनसीएफ 2005 पढ़ा है तो आप खुद से अगर आंसर करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी कॉन्सेप्ट की और चीज़ें ज़्यादा आपको बेहतर वे में पता चलेंगी। और हर एक ऑप्शन को देखिए कि आपने जो भी आंसर आपका है वो क्यों सही है, क्योंकि मेन यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, सिर्फ सीटेट पास करना नहीं है। कॉन्सेप्ट का इंपॉर्टेंस भी हमें, मतलब कॉन्सेप्ट में हमें क्लियर होना चाहिए कि कहना क्या चाहता है। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम चाइल्ड इज व्यूड एज। तो हमें पता है कि जैसे एनसीएफ 2005 कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पिछली वीडियोज़ हैं उसमें भी हमने इससे रिलेटेड देखे। जो दिसंबर 2019 का पेपर था उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन आए थे कंस्ट्रक्टिविस्ट से लेकर के। एनसीएफ 2005 जो कहता है वो कहता है कि बच्चा अपने नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है। मतलब पहले जो हमारा ट्रेडिशनल क्लासरूम में होता था वो होता था बिहेवियरिस्टिक अप्रोच, जिसमें हम बिहेवियर पे ज़्यादा फोकस रखते थे बजाय प्रोसेस के। तो अब जो है वो नॉलेज कंस्ट्रक्शन पे फोकस है। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन में क्या कहना चाहता है। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम के अकॉर्डिंग जो चाइल्ड है उसको किस तरह से देखा जाता है, इसका मतलब ये है। तो पहले बोला है टैबुला रासा, आई होप कि मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। ओके, मतलब ब्लैंक स्लेट भी आप कह सकते हो। एक ब्लैंक स्लेट की तरह उसको माना जाता है बच्चे को, जो अपनी लाइफ को शेप करता है अपने एक्सपीरियंस के बेस पर। ओके, फिर नेक्स्ट यहाँ पे बोला है अ पैसिव बीइंग हु कैन बी शेप्ड एंड मोल्डेड इनटू एनी फॉर्म थ्रू कंडीशनिंग। बच्चा है उसको हम किसी भी तरह से शेप कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या ये कहता है? नहीं, ये तो अपोजिट हो गया ना उसके। ये तो हो गया कंडीशनिंग के थ्रू किसी बच्चे को जो, मतलब हम जिस तरह से बच्चे को बनाना चाहते हैं, है ना, उसी तरह से बच्चा बन जाए। तो ये क्या हो गया, उसकी नेचुरल एबिलिटी को हम नर्चर नहीं कर रहे। मतलब हम जो अडल्ट है, जो टीचर है, जो स्कूल है, वो उसको अपने हिसाब से ढालने की कोशिश कर रहा है। दैट इज़ बिहेवियरिस्टिक अप्रोच। तो ये तो नहीं होगा। फिर नेक्स्ट बोला है एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह देखते हैं उसको, एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर की तरह देखते हैं, या फिर एक मिनिएचर अडल्ट, मतलब कि एक ऐसा अडल्ट जो कि छोटा है हर एक्सपेक्ट में, चाहे साइज हो, कॉग्निशन हो, इमोशन हो। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच अगर आपने इसको पढ़ा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या कहता है कि बच्चा एक प्रॉब्लम सॉल्वर है, एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर है। ओके, तो ये उसकी नेचुरल एबिलिटी है, उसके अंदर कुछ नेचुरल एबिलिटी है जो कि प्रॉब्लम सॉल्वर भी है और एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर की तरह। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए में कन्फ्यूजन हो सकता है, ब्लैंक स्लेट नहीं होता है बच्चा। जब बच्चा स्कूल में आता है तो वो अपने साथ कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस लेके आता है और उस हिसाब से फिर वो अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। ओके, तो ए तो नहीं हो सकता, सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिस्टेंट विद द कंस्ट्रक्टिविस्ट एनवायरनमेंट। जो कंस्ट्रक्टिविस्ट एनवायरनमेंट के साथ नहीं हो रहा है, कंसिस्टेंट नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। स्टूडेंट वर्क्स कोलैबोरेटली एंड आर गिवन सपोर्ट टू एंगेज इन टास्क ओरिएंटेड डायलॉग विद ईच अदर। मतलब बच्चे एक साथ काम कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, और डायलॉग के थ्रू मतलब एक दूसरे को, एक कोलैबोरेटिव लर्निंग हो रही है। ये तो बिल्कुल सही है। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को फॉलो करता है। जब हमने पढ़ा था एनसीएफ 2005 तो हमने बोला था कि जो लर्निंग है इंडिविजुअल की वो दो तरह से होती है। एक तो वो खुद के एक्सपीरियंस से अपनी नई नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, जो उसकी प्रीवियस और पास्ट नॉलेज है। ओके, और दूसरा वो मतलब दूसरे तरीके से वो अपने जो आसपास के लोग हैं, है ना, पीयर ग्रुप हो गया या फिर जो उसकी सोसाइटी है, उससे वो सीखता है। मतलब कि एक कोलैबोरेटिव लर्निंग के थ्रू सीखता है, डायलॉग से, डिस्कशन से, दूसरों के मल्टीपल व्यूज़ पता चलते हैं।
तो फिर उसके ज्ञान का निर्माण होता है, वैसे कह सकते हो, है ना, कंस्ट्रक्ट करता है अपने नॉलेज को। तो ए तो कर रहा है कंस्ट्रक्टिविस्ट इन्वायरमेंट के साथ। फिर नेक्स्ट बोला है टीचर्स एलिसिट स्टूडेंट्स आइडियाज एंड एक्सपीरियंस इन रिलेशन टू की टॉपिक्स एंड प्लान टीचिंग लर्निंग टू एलैबोरेट और रीस्ट्रक्चर देयर करंट नॉलेज। ओके, तो टीचर क्या करता है, जो स्टूडेंट के आइडियाज़ हैं, एक्सपीरियंस हैं, जो भी टॉपिक्स टीचर पढ़ाना चाहता है उससे रिलेटेड जो बच्चों के एक्सपीरियंस हैं, उनके आइडियाज़ हैं, तो उनको जानने की कोशिश करता है, उसको एक्सप्लेन करता है। ओके, एंड प्लान टीचिंग लर्निंग टू एलैबोरेट एंड और रीस्ट्रक्चर देयर करंट नॉलेज, और फिर जो नई नॉलेज को वो देना चाहते हैं उसको फिर उस हिसाब से वो प्रेजेंट करते हैं बच्चों की प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करके। आप समझ रहे हैं, तो ये इसका कहने का मतलब है, तो ये भी बिल्कुल सही। फिर नेक्स्ट बोला है टीचर एम्प्लॉय स्पेसिफिक एंड एंड ऑफ टर्म असेसमेंट स्ट्रैटेजीज एंड गिव फीडबैक बैक ऑन प्रोडक्ट्स रेदर देन प्रोसेस। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा ऑप्शन, मतलब ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिविस्ट इन्वायरमेंट के साथ कंसिस्टेंटली इसको फॉलो नहीं कर रहा है अप्रोच को। क्यों? क्योंकि इसमें ये कहा है कि बच्चों को जो हमने जो भी चीज़ सिखाई है, एंड में सिर्फ हम बच्चों का असेसमेंट, डायरेक्ट एंड में जो हम रिजल्ट चाहते हैं उसी का असेसमेंट कर रहे हैं। बट ये तो असेसमेंट, मतलब इस तरह से तो असेसमेंट नहीं होता ना। हमने असेसमेंट वाली वीडियो में देखा था, ये समझा था कि असेसमेंट जो एनसीएफ 2005 कहता है, वो कहता है कि कॉम्प्रिहेंसिव वे में और एक कंटिन्यूस वे में होगा, और असेसमेंट फॉर लर्निंग पे फोकस किया जाएगा बजाय असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो प्रोसेस पे फोकस नहीं किया जा रहा, प्रोडक्ट पे किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल रॉन्ग, मतलब ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के कंसिस्टेंट नहीं है, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर लास्ट भी देख लेते हैं क्या बोला है, स्टूडेंट आर गिवन फ्रिक्वेंट अपॉर्चुनिटीज़, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है कि वो एंगेज रहें, है ना, मतलब उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन एक तरह से, तो ये भी फॉलो करता है। मतलब सीधा सीधा ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, यहाँ पर एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इससे रिलेटेड हमने पिछले वीडियो में भी हमने इस पर बात करी थी, क्वेश्चन था प्रोग्रेसिव एजुकेशन पे। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, आप ये कह सकते हो कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो फॉलो करता है वो करता है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को एक तरह से। ओके, प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या कहता है कि बच्चों को मतलब हर बच्चे में जो भी इंडिविजुअल है उसके अंदर कुछ ना कुछ नेचुरल एबिलिटी है, मतलब वो इसी एबिलिटी के साथ बॉर्न होता है हर एक इंडिविजुअल। तो ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही गए होंगे। तो बिलीव इन द कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल ऑफ एवरी चाइल्ड। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है प्रोग्रेसिव एजुकेशन का। तो ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। बाकी तो आप देख ही रहे होंगे, टेक्स्ट बुक सेंटर लर्निंग, ये सब इसके अपोजिट है ए ऑप्शन के, तो ये रॉन्ग है, ए बिल्कुल यहाँ पर सही है। तो आप ऐसा कह सकते हो एक तरह से कि आप इसको इस तरह से कह सकते दैट कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इज़ यूज्ड फॉर प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ओके, तो आप इसको इस तरह से भी ले सकते हो। फिर नेक्स्ट यहाँ पर है कंस्ट्रक्टिविस्ट, जैसे कि यहाँ पर आपके दो क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। कंस्ट्रक्टिविस्ट आपको पता भी चल जाएगा कि जीन जो पियाजे है, जो जिन्होंने थ्योरी दी थी, है ना, कि किस तरह से बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, और जो लेग वाइगॉट्स्की, ये दोनों ही क्या हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। ओके, तो इन्होंने कंस्ट्रक्टिविस्ट जो ये थे, इन्होंने लर्निंग को किस तरह से बोला है कि कंडीशनिंग ऑफ रिस्पॉन्स, मतलब जो भी है उसको रिस्पॉन्स उसको कंडीशन करना, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच हो गया ये तो। पैसिव रिपीटेटिव प्रोसेस, यस, ये तो ये भी नहीं होगा, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच है। प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट, तो आप समझ ही गए होंगे कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या होता है, लर्निंग को किस तरह से देखा जाता है कि बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन है, और एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा तो बच्चे अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे प्रीवियस नॉलेज के थ्रू। तो सी यहाँ पर सही है। एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पे, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे बता रही हूँ। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर, आप खुद से देंगे इसका आंसर, काफ़ी ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज वुड प्रमोट मीनिंग मेकिंग इन लर्निंग, तो कौन सी स्ट्रैटेजीज प्रमोट करती है जो जहाँ पे बच्चा खुद किसी भी चीज़ को समझता है, ओके, कंस्ट्रक्ट करता है एक तरह से नॉलेज को। तो मैं फिर से सेम क्वेश्चन से जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को फॉलो करते हैं, तो आप खुद से आंसर करिए, और प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर करिए कि कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या है, और रीज़न आउट करने की अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको साथ साथ लर्न भी हो जाएगा। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इन मीनिंगफुल फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग, तो इसमें बोला है कि कौन सा यहाँ पर फॉलोइंग इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है
डज नॉट रिजल्ट इन मीनिंगफुल फैसिलिटेशन, यहाँ पे लर्निंग की फैसिलिटेशन नहीं हो पा रही है। ओके, तो रिपीटेशन एंड रिकॉल उसको प्रमोट करना, एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल का यूज़ करना, इनकरेज करना बच्चों को कि एक प्रॉब्लम को अलग अलग मल्टीपल वेज से देखें, दैट इज़ कॉल्ड डाइवर्जेंट थिंकिंग, हमने बात करी थी इसके बारे में, है ना। कनेक्टिंग न्यू नॉलेज टू प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज, मतलब जो न्यू नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसको प्रीवियस नॉलेज से जोड़ करके देखना। तो बी, सी एंड डी में आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो फैसिलिटेट करते हैं लर्निंग को। कौन नहीं करता फैसिलिटेट? रिपीटेशन एंड रिकॉल, मतलब कि किसी भी चीज़ को रिपीट करना, उसको रिपीटेशन करवाना। ओके, मतलब एक तरह से ये हो गया रोट मेमोराइजेशन को ये फॉलो करता है। अगर बच्चा किसी चीज़ को समझ गया है ऑलरेडी तो उसको रिपीट करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। अगर उसने अपनी किसी, आपको ऐसा कई बार होता होगा कि कोई नॉलेज है, नई नॉलेज है और टीचर ने आपको बताई और आपने उसको अपनी प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट कर लिया, तो आपको वो तुरंत के तुरंत आपकी मेमोरी में चला जाता है। आपने रियल लाइफ से उसको कनेक्ट करके देख लिया तो आपको वो तुरंत के तुरंत, आपको उसको बार बार रिपीट करके मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा ही बच्चे के साथ होता है। ओके, तो यहाँ पर ए ऑप्शन। और बच्चा, पहली बात, कोई मशीन नहीं है कि हर चीज़ वो दिमाग में फीड कर ले। इंफॉर्मेशन, नॉलेज दिमाग में वही चीज़ें हमारी होनी चाहिए जिसको हम अपनी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए। अब आप सारी तो दिमाग में नहीं रख सकते ना, या फिर बच्चा भी नहीं रख सकता। तो वही चीज़ जो हम अपनी रियल लाइफ में उसको अप्लाई कर सके, तो वही नॉलेज हमें, वही डैट इज़ मीनिंगफुल फैसिलिट लर्निंग वो कहलाती है। ओके, तो आप समझ गए होंगे ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट है चिल्ड्रंस एरर एंड मिसकंसेप्शन। जो बच्चों के एरर्स होते हैं, मिसकंसेप्शन होते हैं, तो उनको किस तरह से देखा जाता है, तो हमने इसके बारे में पिछले वीडियोस में करा था, तो आप खुद से आंसर करिए प्लीज़। फिर नेक्स्ट यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द रीज़न फॉर द असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन के लिए जो रीज़न होगा वो क्या होगा? बच्चों को सेपरेट कर देना, ये असेसमेंट का पर्पस है। बच्चों को लेबलिंग करना कि ये नॉन अचीवर है, ये लो अचीवर है, ये एवरेज है, ये हाई अचीवर है, ये कर देना। या फिर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए असेसमेंट करना चाहिए, दैट इज़ असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो बिल्कुल सही, सेकंड ऑप्शन सही है। फर्स्ट तो आपको समझ में आ ही गया होगा गलत है, क्योंकि बच्चों को हम लेबलिंग नहीं करते। एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक और सबका डिफरेंट स्टाइल ऑफ लर्निंग है। अगर उस तरह की अपॉर्चुनिटी हम उसको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, दैट इज़ आर प्रॉब्लम, वो हमारी प्रॉब्लम है, बच्चे की नहीं है। ओके, वो सीखेगा चीज़ें कैसे भी। तो थर्ड यहाँ पर टू फाइंड आउट व्हाट चेंजेस एंड प्रोग्रेस इन लर्निंग दैट टेक प्लेस इन चाइल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये देखना कि बच्चों की कितनी लर्निंग हुई है, जो कोर्स है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। टू डिस्कस द कैपेबिलिटीज़, पोटेंशियल, स्ट्रेंथ, चैलेंजिंग एरियाज जो भी हैं बच्चों की, उन सबको पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना। तो असेसमेंट का ये भी है कि पेरेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे तो पेरेंट्स भी उनकी लर्निंग को फैसिलिटेट कर पाएंगे। ओके, जो चीज़ें नहीं हो पाई हैं तो उसमें पेरेंट्स भी फिर फैसिलिटेट कर पाएंगे। तो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ बिल्कुल सही है। तो उस हिसाब से ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट बोला है इंक्लूसिव क्लासरूम पे क्वेश्चन आ गया। ये इंक्लूसिव क्लासरूम आपको पता ही है, जहाँ पर ये है कि हर तरह का लर्नर आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो चाइल्ड विद स्पेशल नीड है, चाहे वो चाइल्ड स्पेशल नीड वाला चाइल्ड नहीं है, हर तरह का बच्चा इंक्लूसिव क्लासरूम में होगा। तो कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग किस तरह से लेना चाहिए हमें? डिस्करेज करना चाहिए उसको, ओकेजनली करना चाहिए, शुड नॉट बी, इस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, या फिर एक्टिवली प्रमोटेड, मतलब करना चाहिए। कोऑपरेटिव लर्निंग के साथ क्या होता है, बच्चों की अलग अलग, वो तो चाहे इंक्लूसिव क्लासरूम है, कोई सी भी क्लासरूम है, लर्निंग है, कोऑपरेटिव लर्निंग से हमें अलग अलग व्यूज़ पता चलते हैं, है ना। मल्टीपल एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशन पता चलते हैं, हर किसी का पर्सपेक्टिव पता चलता है, और एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन, जैसे कि मैंने कहा, वो चीज़ हमें पता चलती है। ओके, तो ये चीज़ है हमें प्रमोट करनी चाहिए एक्टिवली। तो डी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अ टीचर्स रोल वाइल यूजिंग कोऑपरेटिव लर्निंग इन हर क्लास। टीचर का रोल क्या होगा कोऑपरेटिव लर्निंग के दौरान? टीचर किस तरह से अपना रोल प्ले कर सकती है? बच्चों को क्लास में छोड़ दो, उनको जो करना है करो। ये कई बार होता है ना, आपने देखा होगा क्लासरूम में बच्चों को डिस्कशन करने के लिए, आपस में कोऑपरेट करने के लिए, कोऑपरेटिव लर्निंग के लिए टीचर छोड़ देती है और अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। तो इस तरह से हमें लेना चाहिए। तो ए होगा बिल्कुल रॉन्ग। फिर नेक्स्ट है सपोर्टिव होनी चाहिए, मॉनिटर करे हर एक ग्रुप को,
या फिर सपोर्ट द ग्रुप विच हैज़ ब्राइट एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन, या फिर उसी ग्रुप को करें जो ब्राइट और टैलेंटेड है। पहली बार तो वैसा ग्रुप बनना ही नहीं चाहिए जहाँ पे सारे ब्राइट और टैलेंटेड हो। ओके, तो ये हो ही नहीं सकता। इट इज़ टू बी साइलेंट स्पेक्टेटर एंड लेट चिल्ड्रन डू व्हाट दे वांट, मतलब बच्चों को साइलेंटली देखे और उनको जो करना है करने दे। तो टीचर का काम क्या है कि टीचर एक एज अ सपोर्टिव रोल प्ले करे, एक फैसिलिटेटर की तरह काम करे और हर एक ग्रुप को मॉनिटर करे। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, तो बी बिल्कुल यहाँ पर सही है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे विच ऑफ दीज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो आप इसको दे सकते हैं आराम से। दो तरह की मोटिवेशन होती है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, और हम किस पे फोकस करते हैं हमेशा, क्या बोल रही हूँ मैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ओके, तो आप समझ ही गए होंगे, इसको आप खुद ही आंसर करिए। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर इन अ प्राइमरी क्लासरूम अ टीचर शुड, एक प्राइमरी क्लासरूम में टीचर को क्या करना चाहिए, गिव ओनली नॉन एग्जाम्पल, सिर्फ नॉन एग्जाम्पल देने चाहिए, एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल देने चाहिए, मतलब दोनों देने चाहिए, दोनों में से कुछ भी नहीं देने चाहिए, या फिर सिर्फ एग्जाम्पल। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि नॉन एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। कई बार आपने ये मैंने शायद मैंने बताया हुआ है क्वेश्चन, ये साइंस पेडागोजी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, या फिर पहले आ चुका है ये CDP में ही, मुझे वो याद नहीं आ रहा किस में आया, बट ये आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि नॉन एग्जाम्पल क्या होते हैं। कई बार होता है जैसे हम कोई कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं समझा रही हूँ हार्बिवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, इस तरह से मैं समझा रही हूँ। ओके, फॉर एग्जांपल मान के लेके चलते हैं। तो हार्बिवोरस जब मैंने बताया बच्चों को, या बच्चे उस चीज़ तक पहुँचे, है ना, कि हार्बिवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं, तो आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि कौन से नहीं होते। तो इससे क्या होता है, बच्चों की क्लैरिटी ज़्यादा होगी। जैसे कि अगर हमने कंडक्टर बताया, तो नॉन कंडक्टर कौन से हैं, साथ में नॉन एग्जाम्पल भी बताना ज़रूरी है कि ये जो चीज़ है वो कंडक्टर नहीं है। ओके, तो एग्जाम्पल के साथ अगर नॉन एग्जाम्पल भी दिया जाए कि अगर कोई कॉन्सेप्ट हम समझा रहे हैं, उसके ये एग्जाम्पल है और इसके ये नॉन एग्जाम्पल है, मतलब ये चीज़ ये नहीं है, तो इससे क्या हो गया, बच्चों की ज़्यादा क्लैरिटी होती है कॉन्सेप्ट की, आप रिलेट कर पा रहे होंगे। तो दोनों ही देना इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर है द एबिलिटी टू कम अप विथ ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट आइडिया। ये जो एबिलिटी होती है जिसमें कुछ नयापन होता है, ओरिजिनलिटी होती है, और डाइवर्जेंट थिंकिंग पे फोकस करता है, एक ओपन माइंडनेस है। ओके, एक ही प्रॉब्लम के अलग अलग तरह से देखना। तो ये किसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्रिएटिव लर्नर्स के। तो ये होगा क्रिएटिव चिल्ड्रन, आप समझ ही गए होंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिनोट्स द रिलेशनशिप बिटवीन, ये लास्ट क्वेश्चन है, बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग करेक्टली। तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, डेवलपमेंट और लर्निंग के। लर्निंग टेक प्लेस इररिस्पेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, है ना। रेट ऑफ लर्निंग फार एक्सीड द रेट ऑफ डेवलपमेंट, लर्निंग की रेट ज़्यादा होती है डेवलपमेंट से। डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और डिपेंडेंट होते हैं, या फिर नहीं रिलेटेड होते। तो हमने ये ऑलरेडी इस पे पूरा अलग से NCF 2005 में इसका चैप्टर 2 है आई थिंक, तो पूरी वीडियोस में हमने इसको समझा कि किस तरह से लर्निंग एंड डेवलपमेंट दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और किस तरह से डेवलपमेंट के साथ साथ लर्निंग होती है बच्चे की। तो डेवलपमेंट और लर्निंग इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। ओके, तो सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम जुलाई 2019 का पेपर 1 सॉल्व करेंगे। और आपको इस वीडियो में अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कि ये ऑप्शन होना चाहिए और ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए, या फिर किसी भी तरह का डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोज़ है उसका रेगुलर अपडेट्स आपको मिलता रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।